गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। मीन्स जो नाजी पार्टी के फॉलोवर थे, ठीक है, उन्होंने जो भी क्राइम किए वो एक खास तरह के विश्वास, मान्यताओं और बिहेवियर पर टिके थे। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनियम। अब जो नाजी आइडियोलॉजी थी मीन्स जो नाजी विचारधारा थी वो किसके जैसी सेम थी, किसका सिनोनियम थी? हिटलर के विचारों का। मतलब जैसा हिटलर चाहता था, जिस तरह का भी वर्ल्ड व्यू, मतलब एक ऐसे समाज को लेकर इसकी सोच थी जो एक उसके जैसे ही लोगों का हो, ठीक है। यानी जो नॉर्डिक जर्मन आर्य थे उनको ही ये बेस्ट मानते थे और इनका मानना था कि पूरा जर्मन जो है, यानी धीरे धीरे ये जर्मनी और फिर आसपास के एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड पर इन्हीं का राज हो। तो ऐसी विचारधारा इनके जो सपोर्टर थे उनकी भी सेम वैसी ही विचारधारा थी अकॉर्डिंग टू दिस। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऐसी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही हिटलर का मानना था। हिटलर क्या सोचता था कि जो पीपल हैं उनके बीच में कोई इक्वलिटी नहीं थी, ठीक है। मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों के बीच में इक्वलिटी को नहीं प्रेजेंट करती थी, बट ओनली अ रेशियल हियरार्की। ये एक रेशियल हियरार्की को मानते थे। मतलब इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया हुआ था, एक नस्ल के बेसिस पर एक हियरार्की बनाई हुई थी। सबसे ऊपर ये इन नॉर्डिक जर्मन आर्यों को रखते थे, ठीक है, और सबसे नीचे ये किसको रखते थे? इन ज्यूज को, ठीक है। यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यों को ये सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट मानते थे और सबसे घटिया जो मानते थे ये ज्यूज को मानते थे। और बीच में जो मिड में जो इसके अकॉर्डिंग, हिटलर के अकॉर्डिंग जो मिड में आते थे वो कौन थे? जो अपने अपने एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता था कि उनके फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, कैसे रूप रंग के, कैसे कलर के वो हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता था कि बीच में कौन से ग्रुप आएंगे। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम, हिटलर का जो ये नस्ल के बेसिस पर ये जो इसका आइडिया था ये किन से लिया गया था? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि दो साइंटिस्ट हुए हैं, इनकी थ्योरी से, ठीक है। हिटलर का जो ये रेसिज्म था ये किससे बोरो किया गया था? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी से। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? नेचुरल साइंटिस्ट, डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, तो प्रकृति से जुड़े एक वैज्ञानिक थे, हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए डार्विन जो हैं उन्होंने कौन सा अपना आइडिया एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो प्लांट और एनिमल हैं उनका जो इवोल्यूशन, उनका जो विकास होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। मतलब प्रकृति जिसका चुनाव करती है उसी के थ्रू इसका विकास होता है। किसका? प्लांट और एनिमल्स, यानी किसी भी जीव का जो विकास होता है प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है। प्रकृति जैसा चुनाव करती है उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास हो जाता है, ठीक है, जीव का। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी कहती है, उसमें एक आइडिया और बाद में जोड़ दिया गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन्स वही सर्वाइव कर पाएगा, मतलब वही जीवित रह पाएगा जो सबसे फिट होगा, ठीक है, बाकी सब मर जाएंगे। यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग जो सबसे बदलते एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को ढाल लेगा वही जी पाएगा, बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ that could adapt themselves to changing climatic condition। देखिए इन दोनों ही आइडिया के बाद क्या एक थ्योरी सामने आई कि वही स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगी, मीन्स वही
प्रजातियां अर्थ पर बच पाएंगी जो बदलते मौसम और जलवायु के साथ अपने आप को ढाल लेंगी। We should bear in mind that Darwin never advocated human interventions in what he thought was a purely natural process of selection। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो डार्विन था उसने कभी भी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं कहीं भी उसका जिक्र किया है कि मनुष्य उस प्राकृतिक चुनाव के अंदर मनुष्य अपना कोई भी इंटरफेयर करे, यानी कोई भी अपनी दखल अंदाजी करे। वो जो भी चेंजेस आएगा या जो भी पर्सन अपने आप को ढालेगा, सरवाइव कर पाएगा, वो प्रकृति के अकॉर्डिंग होगा, ना कि एक ह्यूमन के इंटरफेयर से। ठीक है। However, his ideas were used by racial thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered peoples। लेकिन जो ये राजनीतिक पॉलिटिकल यानी जो हिटलर के आइडिया को मानते थे वो रेशियस थिंकर और पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने अपने इस इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए डार्विन की थ्योरी का सहारा लिया। नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। नाजी जो थिंकर थे यानी जो नाजी पार्टी के फॉलोवर थे, उनका सिंपल सा ये मानना था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी यानी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिशाली नस्ल के लोग होंगे वो बचे रह जाएंगे और जो वीक होंगे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। और नाजी पार्टी के फॉलोवर यानी नाजीज़म के जो लोग थे वो आर्य रेस को सबसे फाइनेस्ट फिटेस्ट मानते थे। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और सबसे फिट ये मानते थे किसको? आर्यों को। ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता था कि वो अपनी प्योरिटी को बनाए रखें और ताकत जो पावर है वो हासिल करते रहें और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट हो जाएंगे। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, हिटलर की आइडियोलॉजी मतलब हिटलर की विचारधारा का दूसरा जो पहलू है वो किससे रिलेटेड है? जियोपॉलिटिकल से, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है। कौन सा? लेबेंस्ट्रम। लेबेंस्ट्रम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, रहने के लिए कोई स्थान। तो दूसरा हिटलर का जो इसकी आइडियोलॉजी का दूसरा पहलू है वो लिविंग स्पेस से, जिसे लेबेंस्ट्रम कॉल किया जाता है, से कनेक्ट है। ही बिलीव्ड, हिटलर का मानना था दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, कि नए नए क्षेत्रों को उसे प्राप्त करना होगा, जीतना होगा, ताकि वो सेटलमेंट के लिए उन्हें यूज़ कर सके, यानी जर्मनी के लोगों को वहाँ बसा सके। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। और इस तरह से ही मतलब जब दूसरी टेरिटरीज़ को वो जीत लेगा, उनको प्राप्त कर लेगा, तो वो अपनी जर्मनी जो मदर कंट्री है उसको और ज़्यादा बढ़ा पाएगा। वाइल अनेबलिंग द settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin। तो देखिए उन नए प्लेसों के ओरिजिन से अपनी कंट्री के लोगों को वो उस नई लैंड पर सेट कर पाएगा। इट वुड ऑल्सो एनहेंस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। और जब वो एक बार नई टेरिटरियों को अंडर कंट्रोल कर लेगा तो उससे उसकी मदर लैंड तो बढ़ेगी ही, साथ में उस कंट्री के जो रिसोर्सेज होंगे, जो संसाधन होंगे, उनके ऊपर भी जर्मनी की पावर होगी, यानी जर्मनी उनके रिसोर्सेज को भी यूज़ कर पाएगा। इससे जर्मनी की पावर भी बढ़ेगी और वेल्थ भी बढ़ेगी। ठीक है।
इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड, और इस तरह से हिटलर ने जर्मनी के ईस्ट की तरफ अपनी बाउंड्री को बढ़ाने के लिए मूव किया। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, क्योंकि वो सभी जर्मन्स को एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर रखना चाहता था। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और पोलैंड को अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने जो है अपना लेबोरेटरी बनाया। कहने का क्या मतलब है कि हिटलर जो है नए आसपास के जो क्षेत्र, मान लीजिए ये जर्मनी है, ठीक है, अब जर्मनी के साथ ही पोलैंड था, तो इसने ईस्ट की तरफ, जर्मनी ने ईस्ट, हिटलर ने यानी ईस्ट की तरफ मूव किया अपने जर्मनी के एरिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर अब कुछ नए कंसंट्रेशन कैंप बनवा दिए, ठीक है। इन कैंप में जो ज्यूज या अनडिज़ायरेबल कहे जाने वाले जो लोग थे उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर जो गैस चैम्बर्स इसने बनवाए थे उन गैस चैम्बर्स में उनको छोड़ दिया मारने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो हिटलर था उसने धीरे धीरे काम किया, जो उसकी एक लेबोरेटरी, पोलैंड जो था इसकी एक सबसे पहली उसके एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी बनी। अब आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। किस तरह से ये एक रेशियल से मतलब एक स्पेशल किसी नस्ल के बेसिस पर बना राज्य की उसने स्थापना कैसे की हिटलर ने। वंस इन पावर, एक बार जब हिटलर पावर में आ गया तो नाजी क्विकली बिगन to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। देखिए, एक बार जब पावर में हिटलर आ गया तो उसने नाजी पार्टी का जो एक सपना था कि नाजी जो समाज हो वो किनसे बना हो, प्योर जर्मन, नॉर्डिक जर्मन जिन्हें कहा जाता था, नॉर्डिक जर्मन आर्यों से, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी वो चाहता था। और इसके लिए उसको क्या करना होगा, जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें फिजिकली एलिमिनेट करना होगा, मतलब उनको वहाँ से उठाकर बाहर फेंकना होगा या उनका पूरी तरह से सफाया करना होगा। उनको पूरी तरह से सफाया किस तरह से होगा, उनको मारकर। और कैसे मारा जाता था, हिटलर के द्वारा जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, जो गैस चैम्बर्स बनाए थे, उनको वहाँ छोड़ दिया जाता था, ठीक है। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। नाजी जो है कैसी सोसाइटी यानी कैसा समाज चाहते थे, जो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यों से बना हो। दे अलोन वर कंसीडर्ड डिज़ायरेबल। सिर्फ हिटलर जो है हेल्दी नॉर्डिक आर्यों को ही डिज़ायरेबल मानता था कि समाज के लिए यही इसी रेस के लोग होने चाहिए, इसीलिए इनको डिज़ायरेबल कहा गया है। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स, यानी जो भी अनडिज़ायरेबल क्लास है उन सभी के अगेंस्ट, मतलब उन सबसे ऊपर अच्छी और योग्य गुणी जो एक क्लास है वो कौन सी है, इन नॉर्डिक जर्मन आर्यों की। तो ये ज़्यादा अच्छी और गुणी या योग्य, हम कह सकते हैं योग्य गुणी रेस है, जिसको इन्हीं योग्य और गुणी कलर के लोगों से यानी नॉर्डिक जर्मन आर्यों से ही समाज बना होना चाहिए, ऐसा विचार था नाजी पार्टी का। दिस मीन्ट दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। मीन्स सिंपल सा मतलब क्या है कि जो जर्मन, कौन से जर्मन को इम्प्योर मतलब अनडिज़ायरेबल माना जाता था, जो एबनॉर्मल हो या इम्प्योर हों, उनको कोई भी अधिकार नहीं है जर्मनी में रहने का या जिंदा रहने का। अंडर द इथोनेसिया प्रोग्राम, हेल्मस फादर अलोंग विद
other Nazi officials had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। देखो, हेलमेट के जो फादर थे उन्होंने दूसरे नाजी ऑफिसर्स के साथ मिलकर जो अनडिज़ायरेबल जर्मन्स यानी जो मेंटली और फिज़िकली अनफिट थे ऐसे लोगों को मारने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था। देखो, एथोनेसिया प्रोग्राम का मतलब होता है, एक तो पर्सन होता है सुसाइड करे, ठीक है, लेकिन एक सुसाइड करना जो है गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन जब गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कोई सुसाइड करता है तो उसे यूथेनाइजिया प्रोग्राम कॉल किया जाता है, ठीक है। यानी यूथेनेसिया जो प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट की सहमति होती है किसी पर्सन को सुसाइड करने की, ठीक है, गवर्नमेंट परमिशन होती है वो। तो इसी प्रोग्राम के अंडर हेलमेट के जो फादर थे और नाजी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत सारे मेंटली और फिजिकली अनफिट लोगों को इसी प्रोग्राम के तहत मार डाला था। ज्यूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल। देखो, ज्यूज ही अकेले कम्युनिटी नहीं थी जिसे नाजी पार्टी अनडिज़ायरेबल मानती थी, इनके अलावा दूसरी और भी कम्युनिटी थी। देयर वर अदर्स, जिनमें बहुत सारे जिप्सीज भी होते थे, ब्लैक पीपल भी होते थे जो जर्मनी के अंदर रहते थे। इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर एज रेशियल इन्फीरियर। देखो, ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक, इनको भी रेशियल, अगर हम नस्ल के आधार पर देखें तो इन्हें इन्फीरियर माना जाता था, मतलब लो क्वालिटी का माना जाता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन, जो सुपीरियर थे मतलब सबसे अच्छा आर्यों को माना जाता था और उनकी बायोलॉजिकल प्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं ये इन्फीरियर जो थे खतरा थे। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इनको इसीलिए उनको बहुत सताया गया और इनको टॉर्चर किया गया और इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन, यहाँ तक कि जो पोलैंड के रहने वाले थे और जो रशिया के रहने वाले थे, मतलब रशिया और पोलैंड का वो पार्ट जो जर्मनी ने अपने अंडर कंट्रोल धीरे धीरे कर लिया था, तो रशिया और पोलैंड के रहने वाले लोगों को पोल्स कहा जाता था। तो जो रशियन और पोल्स पीपल थे उन्हें सब ह्यूमन माना जाता था। सब ह्यूमन मतलब उनको मनुष्य से कम, एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और इसीलिए उनके साथ जो मानवता के विरुद्ध ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर होता है, वो सब इन नाजी पार्टी के थ्रू किया गया। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के पार्ट को ऑक्यूपाइड कर लिया था तो वहाँ के सिविलियंस को, वहाँ के नागरिकों को उन्होंने कैप्चर कर लिया नाजी पार्टी ने, और उनको फोर्स किया एक स्लेव लेबर के लिए, मतलब अपना गुलाम बना लिया और उनको कड़ी मेहनत के लिए फोर्स किया गया। मैनी ऑफ देम डाइड, और इस कठोर परिश्रम की वजह से कुछ तो उनमें से मर गए और कुछ भूख की वजह से मर गए, ठीक है। वर्क एंड स्टारवेशन, मतलब हार्ड वर्क और स्टारवेशन की वजह से वहाँ के वो लोग मर गए। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। सबसे ज़्यादा नाजी जर्मनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया वो ज्यूज़ ने किया। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज़ हैड अ प्रीकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवार्ड ज्यूज़। अब नाजी जो हैं स्टार्टिंग से ही इन ज्यूज़ से जो है पूरी तरह से नफ़रत करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी के अपमान के लिए इन्हें दोषी ठहराया जाता था। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड यूजर्स। इन ज्यूज़ को जो जीसस क्रिस्ट हैं उनका हत्यारा, और यूजर्स का मतलब होता है जो ब्याज पर पैसा देते हैं और उस ब्याज को खाते हैं, तो इनको हत्यारा और ब्याज पर दिए गए पैसे को ना लौटाने पर लोगों के साथ कहीं ना कहीं टॉर्चर करना और लोगों को परेशान करना, तो इस तरह से उनको एक्सप्लेन किया गया कि इनको यूजर्स और हत्यारा कहा गया। अनटिल मेडिवल टाइम्स, मतलब जो मेडिवल टाइम्स था
मध्य युग जो था उस टाइम पीरियड तक ज्यूज जो थे उन्हें वर बैरिड फ्रॉम ओइंग लैंड, उन्हें कोई भी ज़मीन खरीदने से रोका जाता था, ठीक है, और उनकी खुद की कोई ज़मीन पर उनका मालिकाना हक जो है इस तरह के फैसिलिटी भी इनको नहीं दी गई। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, ये किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे मेडिवल टाइम पीरियड पर ज्यूज, ये या व्यापार करके या फिर अपने पैसे को ब्याज पर देकर। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज, देखो जो ये ज्यूज थे ये सेपरेट एरियाज में रहते थे जिन्हें घेटोज कॉल किया जाता था। घेटोज बेटा एक एरिया होता है जहाँ पर एक ही टाइप के लोग रहते हैं। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, इन लोगों को सताया गया, मतलब जो ईसाई क्रिश्चियन थे उन्होंने मध्य युग में भी इनको जो है इनके साथ अहिंसक रूप से या इनको इनकी ज़मीन से भगा दिया गया, ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, इनको उनकी ज़मीनों से भगा दिया जाता था। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theory of race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. देखो जो क्रिस्त थे उन्होंने तो फिर भी उनको एक चांस दे दिया था, ठीक है, एक मतलब अगर क्रिश्चियन तो क्या कहते थे कि अगर उनके धर्म को कोई मान लेता है, अपना लेता है तो उनको जीने का राइट है, लेकिन हिटलर की थ्योरी तो पूरी तरह से किलिंग पर ही डिपेंड थी, मतलब कैसे वायलेंस पर ही डिपेंड थी। वो तो पूरी तरह से इन ज्यूज़ को ख़त्म ही करना चाहते थे, ठीक है, या जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म ही करना चाहता था। तो हिटलर जो है ज्यूज़ से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता था कि अपनी स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी अपनाकर रेस से रिलेटेड, मतलब जो नस्ल के आधार पर जो उसने दो हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन की थ्योरी के बेसिस पर अपनी जो थ्योरी बनाई, हालांकि देखो उनकी थ्योरी जो है किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस को नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं करती है, लेकिन हिटलर जो है उसमें अपना इंटरफेरेंस दिखाता है, ठीक है, यानी खुद लोगों को जो इसको सही नहीं लगते उनको मार देता है ताकि नॉर्डिक जर्मन आर्यों की स्ट्रेंथ बढ़ा सके और इनकी कम कर सके, इनको ख़त्म कर सके। तो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें दिखाने के लिए साइंटिफिक रीजंस को अपनाया तो जाता है, शो तो किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में रियली वो साइंटिफिक थ्योरी होती नहीं है, ठीक है। अब इस स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी का हवाला करते हुए, मतलब उसके बेसिस पर वो क्या कहता है कि ज्यूश जो है इनका एक ही हल है, ठीक है, जैविश जो है इनका एक ही सॉल्यूशन है कि इनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से इनका खात्मा कर दिया जाए। 1933 से 38 के बीच नाजी जो है पूरी तरह से टेरराइज्ड हो चुके थे, आतंकवाद इन्होंने मचा रखा था, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज़, इन्होंने जो ज्यूज़ थे उनको पूरी तरह से अलग कर दिया, उनके ऊपर पूरी तरह से आतंक मचा दिया, और मीन्स जो 1933 से 38 का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पर जो नाजी फॉलोवर थे उन्होंने पूरी तरह से इन ज्यूज़ के अगेंस्ट आतंक मचा दिया और उनको अलग कर दिया, और साथ में उनको पॉपुलराइज्ड का मतलब होता है बेटा एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देना जिसमें उनकी आजीविका भी उनसे छिन जाए। तो उनको बिल्कुल धीरे धीरे गरीब बना दिया ताकि वो अपने जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो भी अरेंज ना कर सकें, ठीक है। कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री, और उनको मजबूर कर दिया गया कि वो देश को छोड़कर चले जाएं। द नेक्स्ट फेज़, दूसरा जो फेज़ था 1939 से 45 का, एम्ड एट कंसनट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरिया एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। और दूसरे फेज़ में इन्होंने क्या किया, जो पोलैंड था, पोलैंड में इन्होंने गैस चैम्बर्स बनाए हुए थे, अपने किलिंग सेंटर्स बनाए हुए थे, और वहाँ पर जो कंसंट्रेशन
कैंप थे उन कैंप्स में इन ज्यूज़ को भेज दिया गया ताकि उनको वो वहाँ इन गैस चैम्बर्स में छोड़कर मार सके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेशियल यूटोपिया, मतलब जो नस्ल के बेसिस पर, स्पेशल टाइप की नस्ल के बेसिस पर बसा एक देश हो। यूटोपिया का मतलब होता है एक आदर्श और काल्पनिक राज्य, ठीक है। हिटलर जो है एक रेशियल यूटोपिया की कल्पना कर रहा था, मतलब एक नाजी जर्मन या जो नॉर्डिक जर्मन आर्य थे उनसे बना हुआ एक ऐसा राज्य जिसमें अनडिज़ायरेबल लोगों की प्रेजेंस को वो कहीं भी नहीं रखना चाहता। मीन्स जहाँ पर सिर्फ वो नॉर्डिक जर्मन आर्यों को देखना चाहता है, मतलब एक ऐसा राज्य जो सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यों से बना हो, बाकी किसी की उसमें कोई भी दखलंदाजी ना हो। अंडर द शेडो ऑफ वॉर, दूसरे युद्ध की आड़ में नाजी प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडियल जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मीन्स दूसरे युद्ध के टाइम पीरियड पर जो युद्ध था और जो नाजी पार्टी के द्वारा लोगों का लार्ज स्केल पर जो मर्डर किया गया, वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मतलब दोनों काम जो है एक साथ ही चल रहे थे कि वॉर की आड़ में किसी को पता भी नहीं लगेगा कि लोगों की हत्या कैसे हो गई, क्यों हो गई। ये कह सकते थे कि इस युद्ध की वजह से हो गई। जीनोसाइड का मतलब एक स्पेशल जीन्स के जो लोग हैं उनको मारना। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, जो पोलैंड का एरिया उसने ऑक्यूपाइड कर रखा था नाजी ने, जर्मनी ने, उसको डिवाइड कर दिया गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स टू जर्मनी, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो जर्मनी के पास था। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe। पोलैंड के लोग थे उनको मजबूर किया गया कि वो अपने घर और अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर भाग जाएं, ठीक है, ताकि जो जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जो जर्मन हैं उनको वहाँ लाकर बसाया जा सके, ठीक है। पोल्स वर देन herded like cattle in the other part called the general government। और उसके बाद जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे उनके साथ हर्डेड कैटल, मतलब जैसे पशुओं के साथ इधर से उधर घूमने वाले जो पशु होते हैं उनके साथ जैसा बिहेव किया जा सकता है, उनको कभी इधर खदेड़ दिया जाता है, कभी उनको दूसरी तरफ भगा दिया जाता है, तो सेम उनके साथ भी इसी तरह से किया गया। उनको जनरल गवर्नमेंट, जो दूसरे हिस्सा था जनरल गवर्नमेंट नाम से, उस हिस्से में पहुंचा दिया गया, ठीक है। अब आता है द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। जो जनरल गवर्नमेंट प्लेस था ये वो प्लेस था, ये वो डेस्टिनेशन प्लेस था जहाँ पर सभी अनडिजायरेबल लोगों को पहुँचाया जाता था। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile। देखिए पॉलिश यानी पोलैंड के अंदर रहने वाले जो भी बुद्धिजीवी थे, यानी जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थे या जो आध्यात्मिक लेवल पर स्पिरिचुअली जो बहुत पहुँचे हुए पर्सन थे, उन पर्सन्स को मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यन वर फोर्सली स्नैच फ्रॉम देयर मदर्स एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स। जो पॉलिश चिल्ड्रन थे यानी पोलैंड के रहने वाले जो बच्चे थे, उन पोलैंड लोगों के जो बच्चे थे, जो बच्चे आर्यों के जैसे दिखाई देते थे, उन्हें उनकी माँ से छीनकर जो रेशियल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास ये जांचने के लिए भेज दिया कि वो क्या एक्चुअल में आर्य हैं या नहीं। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, अगर इस रेस टेस्ट में वो ये पास कर लेते कि वो आर्यन जर्मन है तो उनको जर्मन फैमिली के अंदर पाला जाता था। इफ़ नॉट, अगर नहीं, दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेन्स वेयर मोस्ट पेरिश्ड, और नहीं अगर वो
ये टेस्ट पास कर पाते। अगर ऐसा आ जाता कि वो आर्य जैसे नहीं हैं तो उन्हें अनाथालयों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चैम्बर्स, ठीक है, कहाँ पर छोड़ दिया जाता था? लार्जेस्ट जो बड़े बड़े घेटोज और गैस चैम्बर्स बने हुए थे, कहाँ बने हुए थे? द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज, यानी ज्यूज के लिए जो जनरल गवर्नमेंट था वहाँ पर किलिंग गैस चैम्बर्स बनाए हुए थे, उनमें उनको छोड़ दिया जाता था मरने के लिए।